हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी क्लास 6 के नए टॉपिक द प्रीपोजिशंस का टॉपिक जो है हम वो शुरू करेंगे। इसका होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आपको इसका वर्क कंप्लीट करना है। द प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रीपोजिशन होते क्या है, इनका यूज कहाँ पे करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द पोजिशन और रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड। यानी कि प्रीपोजिशन जो होता है वह शब्द है जो पोजीशन यानी कि स्थिति और रिलेशन का मतलब हो गया संबंध, जैसा कि यहाँ से भी पता ही चलता है संबंध बोधक है ये। तो ये जो है स्थिति या संबंध जो है वो शो करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ में, यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में उसके संबंधों को बताने वाला जो शब्द है उसी को हम कहेंगे प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने कि प्रीपोजिशन जो भी लगाएंगे हम, प्रीपोजिशन का जहाँ हम यूज़ करेंगे तो वो हमेशा जो भी आपके नाउन है यानी कि जो संज्ञा है या जो प्रोनाउन है यानी कि जो सर्वनाम है उसके जस्ट पहले जो है वो प्रयुक्त होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बिफोर यानी कि पहले उनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन एंड देयर यूजेस। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एट, बाय, फॉर, इन, फ्रॉम, विथ, अबाउट, एलोंग, एमोंग, बिटवीन, इनटू, सिंस, अंडर, ऑन, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है अपने एट। अब देखिए इस एट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो इसके मेनली बहुत सारे यूज है, लेकिन आपको मेनली जो है वो दो यूज इसके ध्यान में रखने हैं। बेसिक लेवल से आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है तो आपको पहले इसका जो बेस है वो आपको इसका ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एट है तो वो हम उसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज घड़ी का समय बताने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट जो टाइम है वो बताने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम को बताने के लिए उससे जस्ट पहले जो है हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लिखा हुआ है रवि विल कम एट 5 o'clock। तो ये अपने 5 o'clock जो है वो अपने घड़ी का टाइम है। तो इस घड़ी के टाइम को दर्शाने के लिए, एग्जैक्ट उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे हमने एट का प्रयोग किया है। तो इसी तरह से और भी कोई सेंटेंस दे रखा हो जहाँ पे कोई घड़ी का समय दे रखा हो और आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रखा हो, खाली जगह दे रखी हो, और फिर आपको कहे कि यहाँ पे आपको जो भी प्रीपोजिशन है उसका राइट प्रीपोजिशन जो है उसका यूज करना है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अपना रूल्स की घड़ी का समय दर्शाने के लिए या उसको बताने के लिए हमेशा एट का यूज करते हैं। फिर एट का और यूज कहाँ पे होता है नेक्स्ट, तो दूसरा है यहाँ पे अपने कि छोटे स्थान के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग होगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि किसी सेंटेंस के अंदर दो जगह के बारे में दे रखा है तो उन दोनों में से जो छोटी जगह होगी तो वो छोटी जगह को दर्शाने के लिए हम एट का यूज करेंगे और उससे जो बड़ी जगह होगी उसको दर्शाने के लिए हम उससे पहले इन का यूज करेंगे। कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। तो अब यहाँ पे देखो दो जगह का नाम आया है, एक तो राजस्थान का नाम आया है, एक इंडिया का नाम आया है। तो इंडिया बड़ा है और राजस्थान उसकी तुलना में छोटा हो जाएगा क्योंकि राजस्थान उसका एक स्टेट है, इंडिया पूरा कंट्री है अपना, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स बड़े स्थान से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। और जो छोटा स्थान है, क्योंकि इंडिया की तुलना में राजस्थान छोटा है, तो यहाँ पे राजस्थान से पहले हमने एट का प्रयोग किया है। तो इसी तरह से ध्यान रखना छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग और बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, देखिए जैसे क्या लिखा हुआ आई लिव एट नेहरू नगर इन सियोगंज। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसिक है, आपका ही शहर का उदाहरण हो गया कि हम जो हैं वह नेहरू नगर में रहते हैं, कहाँ पे, सियोगंज के अंदर। तो सियोगंज जो है वो बड़ा हो जाएगा और नेहरू नगर उसका एक हिस्सा है, उसकी कॉलोनी है, उसका भाग है, तो ये छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एट का यूज किया है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन आता है ऑन। ऑन का यूज कहाँ पे करेंगे, ये तो ऐड का यूज हो गया। अब अपने को ध्यान रखना है ऑन का यूज कहाँ पे करना है, कैसे प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर इस प्रकार से रखी हो कि दोनों की सतह एक दूसरे से मिली हुई हो तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। यानी कि दो चीज हो, जैसे कि टेबल है, आपके टेबल के ऊपर आप अपना बैग रख रहे हो, आप अपनी बुक रख रहे हो, तो टेबल की और बुक दोनों की जो सतह है जो
वो एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको दर्शाने के लिए हम वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, रोहन इज सिटिंग ऑन ए चेयर, यानी कि रोहन जो है वह चेयर यानी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तो कुर्सी की सतह और रोहन ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी और भी आएंगे, जैसे कि कोई आपके ऊपर चीज है तो उसको दर्शाने के लिए अलग उसका यूज होगा, लेकिन ऑन का यूज कहाँ पे करेंगे, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि चीज ऊपर रखी हुई हो, लेकिन दोनों की सतह जो है वह एक दूसरे को टच करती हुई होनी चाहिए। तो उस स्थिति में हम ऑन का यूज करेंगे। इसके अलावा ऑन का यूज कहाँ करते हैं, जो हमने त्योहार है, समारोह है, यानी कि फेस्टिवल्स हैं, जो ओकेजन्स हैं वो आते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए भी उनसे भी जस्ट पहले जो है हम यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि सी केम टू मी ऑन दिवाली, तो ये दिवाली जो है अपने त्योहार हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो इससे जस्ट पहले भी यहाँ पे ऑन का यूज किया गया है। यानी कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी ओकेजन होते हैं, उन ओकेजन को दर्शाने के लिए उनसे जस्ट पहले हमेशा ऑन का यूज करते हैं। इसका एक और यूज है जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि जो तारीख है यानी कि डेट है या जो दिन है, डे है, उसको बताने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे कि फ्राइडे, तो ये अपने दिन हो गया, तो यहाँ जस्ट इससे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पे ऑन का यूज हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे ये डेट हो गई 10 मार्च, तो यहाँ पे भी इससे पहले हमने ऑन का यूज कर दिया। तो इस तरह से तारीख या डेट या जो भी डे है उसको दर्शाने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है अपना थर्ड प्रीपोजिशन इन। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इन का यूज कहाँ पे करेंगे, तो देखिए इसका सबसे पहले है कि पहले से ही अंदर होने की स्थिति को बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर पहले से ही अंदर है तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम वहां पे इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, माई बुक इज इन द बैग, यानी कि मेरी पुस्तक जो है वो बैग के अंदर है, यानी कि वो पहले से ही अंदर है। तो यहाँ पे इस स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पे इसका इन का यूज किया गया है। तो आपके एग्जाम के अंदर इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको इन, ऑन ऐसे इस तरीके से दे रखे हो। इन दो में से किसी एक का यूज करना है आपको, सही प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ के अच्छे से समझना होगा, आपको पता लगाना होगा कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे करना होगा। तो हम जैसा जानते हैं कि पहले से ही अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति अंदर है तो उस पहले से ही अंदर वाली स्थिति को दर्शाने के लिए इनका यूज करते हैं। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, हरी इज रीडिंग इन द रूम। हरी जो है कमरे के अंदर पढ़ रहा है, यानी कि वो पहले से ही अंदर बैठा हुआ है और पढ़ रहा है, तो उस पहले से ही अंदर के भाव को दर्शाने के लिए इनका यूज करते हैं। फिर देखिए इनका नेक्स्ट यूज कहाँ पे होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा है किसी नगर में रहने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उस स्थिति को दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए, आई लिव इन जयपुर, यानी कि मैं जयपुर में रहता हूँ। आई लिव इन सिंहगंज, मैं सिंहगंज में रहता हूँ। तो इसी तरह से भाव, जहाँ रहने का भाव है, जहाँ रह रहे हैं आप, तो उसको दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इनका एक और यूज है, समय सूचक या अवधि सूचक। ठीक है ना, अवधि का मतलब टाइम पीरियड दे रखा होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा होगा, टाइम की अवधि दे रखी होगी। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब समय की अवधि के लिए आवर्स है, वीक, मंथ, ईयर्स, इस तरह से ये आपको दे रखे होंगे, और इन सबको दर्शाने के लिए भी आप उनसे जस्ट पहले जो है इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही विल रिटर्न इन 2 आवर्स, वह 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे ये जो 2 आवर्स लिखा हुआ है, ये क्या है, अवधि सूचक है। अवधि बताइए 2 घंटे के अंदर। अब कौन से 2 घंटे, 2 से 4 के बीच में आएगा या 10 से 12 के बीच में आएगा, ऐसा कुछ भी इसमें मतलब एग्जैक्ट टाइम इसमें नहीं दे रखा है। केवल इसमें जो है समय की पीरियड ऑफ टाइम है, केवल अवधि सूचक है, ये अवधि दे रखी है आप, तो 2 घंटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ही विल रिटर्न इन 2 मंथ भी लिख सकते हैं हम, 2 मंथ 2 महीने के अंदर, या 2 ईयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, अवधि को शो कर रही हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम इनका यूज करेंगे। फिर उसी तरह से शी वाज बोर्न इन 1987, उसका जन्म जो है 1987 में हुआ था। तो यहाँ पे भी ये समय को, अवधि को शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपके इनका यूज। फिर अपने फोर्थ आता है नेक्स्ट, इंटो का यूज कहाँ पे करते हैं, इंटो का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो इसके अंदर आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो देखो, शर्त ये है कि एक तो गति होनी चाहिए उसके अंदर, जो भी सेंटेंस है उसके अंदर आप देखना कि गति हो रही है कि नहीं हो रही है उसके अंदर। फिर दूसरा है उसमें स्थान भी, गति के साथ साथ उसमें स्थान परिवर्तन भी होना चाहिए, गति भी होनी चाहिए और स्थान परिवर्तन भी होना चाहिए, या फिर उसमें रूप परिवर्तन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें लागू हो रही हैं उसके ऊपर, तो वहां पे आपको इंटो का यूज करना है। कैसे, देखिए
जैसे कि सीता केम इनटू द रूम, यानी कि सीता रूम के अंदर आई, यानी कि सीता पहले बाहर थी अब वह अंदर आई है, तो जाहिर सी बात है वह गति करते हुए अंदर आई है। स्थान में भी परिवर्तन हुआ है, पहले वह बाहर खड़ी थी अब वह कमरे के अंदर आई है, तो दोनों चीजें हो गई है। देखो यहाँ पे गति भी हो रही है, सीता अंदर आ रही है तो चलते हुए आ रही है, गति करते हुए आ रही है, ठीक है, और उसमें स्थान में परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जब है तो वहां पर हम इंटो का यूज करेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल है, देखिए यू जम्प इनटू ए रिवर, ठीक है ना, तुम नदी के अंदर कूदे, तो जैसे कि आप पहले बाहर खड़े थे फिर आपने नदी के अंदर छलांग लगाई है, आप कूदे हैं उसके अंदर, तो ये गति हुई है, पहले बाहर थे अब आप अंदर की तरफ गए हो। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए भी इंटो का यूज करते हैं। एक इसके अंदर मैंने बताया था रूप में परिवर्तन अगर है हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर भी आप इंटो का यूज कर सकते हैं, करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो थर्ड एग्जाम्पल जो है वह इसी के लिए है, द आइस टर्न इनटू वाटर। आइस का मतलब हो गया बर्फ, टर्न इनटू वाटर यानी कि बर्फ जो है वह पानी में परिवर्तित हो गया, पहले बर्फ था अब वह किस में परिवर्तित हो गया है, वाटर में परिवर्तित हो गया है। तो इसके लिए भी जो है हम यहाँ पे इंटो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर रूप में परिवर्तन हो रहा है, देखो आइस था अब ये आइस पूरा का पूरा इसका रूप परिवर्तित हो गया, आज आइस किस में टर्न हो गया, वाटर में परिवर्तित हो गया है, तो रूप परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर भी हम इंटो का यूज करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है फिफ्थ, बिटवीन का प्रयोग। तो बिटवीन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो इसके अंदर एक ही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के अंदर कोई चीज है या उसके बीच के भाव को दर्शाने के लिए भी जो है बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बिटवीन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के अंदर का भाव जो है उसको दर्शाने के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन सीता एंड गीता, तो यहाँ पे दो है सीता एंड गीता, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे मिठाई बांटने की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा करना, बांटना, स्वीट का मतलब हो जाएगा मिठाई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, सीता है और गीता है, इसलिए यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एक और नाम दे रखा होता तो दो से अधिक हो जाता, तो फिर यहाँ पे बिटवीन का यूज नहीं होता। बिटवीन का यूज केवल दो व्यक्ति या फिर कोई दो वस्तु है तो उनके बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए, बीच के भाव को दर्शाने के लिए ही बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट 6 है, एमोंग का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। एमोंग का प्रयोग होता है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के भाव को दर्शाने के लिए हम एमोंग का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था पहले, जैसे कि अगर यहाँ पे सीता, गीता और अगर एक और नाम लिखा होता, यहाँ पे और कोई दे रखा होता तो 3 हो जाते, 3 नाम हो जाते, तो यहाँ पे बिटवीन की जगह फिर हम एमोंग का प्रयोग करते, ठीक है। अगर 2 है तो बिटवीन और 2 से ज्यादा है तो एमोंग का प्रयोग करना है। तो इन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु है तो उसके लिए एमोंग का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज एमोंग ऑल द स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, यानी कि आम जो है सभी विद्यार्थियों के बीच में बांट दो। तो बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने एमोंग का यूज जो है वो किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का यूज कहाँ पे करेंगे हम, देखिए कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के नीचे हो किंतु दोनों की सतह न छूती हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु है वह किसी के नीचे है, ठीक है ना, और वो दोनों एक दूसरे को जो है वो टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल देखो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी कि एक बिल्ली जो है वह टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो टेबल ऊपर हो गया उसके और वो उसके नीचे है। अब टेबल ऊपर है, बिल्ली कैट जो है वो नीचे है, तो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उसके नीचे है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट है अबोव का यूज कैसे करते हैं। तो अबोव के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कि जब वस्तु ऊपर हो, अंडर के अंदर तो क्या था, वस्तु नीचे थी, अबोव के अंदर क्या होगा, वस्तु ऊपर है, ठीक है ना, किंतु वह नीचे की वस्तु को स्पर्श न कर रही हो। अब वो वस्तु ऊपर है लेकिन और नीचे की जो वस्तु है उसको टच नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए भी जो है अबोव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए देयर इज ए फैन अबोव माई चेयर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अबोव फैन यानी कि आपके जो घर में फैन है, अपने सबके अंदर फैन है, पंखे लगे हुए हैं, तो वो अपने ऊपर है, तो वो अपने को जो है टच नहीं कर रहा है, वो अपने ऊपर है, हमारी सतह और उसकी सतह जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए, यानी कि कोई वस्तु अपने से ऊपर है और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए अबोव का यूज करते हैं। तो देयर इज अ फैन अबोव माई चेयर, यानी कि मेरी कुर्सी के ऊपर जो है वह पंखा है,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति को लिए अबोव का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना अक्रॉस का प्रयोग। अक्रॉस का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए कि किसी स्थान से दूसरी ओर, यानी कि एक स्थान पे हो और दूसरी ओर जा रहे हो, जस्ट उसके अपोजिट साइड के अंदर जाने के लिए अथवा पार करने के लिए, तो उसके लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। यानी एक स्थान पे आप हो, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आप जा रहे हो या उसको पार करके जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए हट अक्रॉस द रिवर। हट का मतलब हो गया झोपड़ी, अक्रॉस द रिवर, रिवर का मतलब हो गया नदी, यानी कि वहां पे एक झोपड़ी है, कहाँ पे, नदी के उस पार, क्योंकि यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग हो गया है, ठीक है ना। तो यानी कि नदी के उस पार जो है वो झोपड़ी स्थित है। फिर उसी तरह से सीता लिव्स अक्रॉस द फील्ड, फील्ड का मतलब हो गया खेत, यानी कि सीता जो है खेत के उस पार रहती है, यानी कि उस पार की स्थिति को दर्शाने के लिए, दूसरी ओर की स्थिति को दर्शाने के लिए जो है वो अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। फिर अपना लास्ट है एलोंग का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो लंबाई के किनारे किनारे चलने, मतलब कोई चीज़ है किनारे किनारे, उसके किनारे किनारे या उसके सहारे सहारे आप चल रहे हो या जा रहे हो, ठीक है, या उसके किनारे किनारे वो चीज़ स्थित है, तो वो भाव दर्शाने के लिए भी हम एलोंग का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए, वी वॉक एलोंग द रोड, यानी कि हम सड़क के किनारे किनारे या सहारे सहारे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति के लिए जो है हम यहाँ पे एलोंग का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे कि दूसरा है सी रेन एलोंग द रेलवे लाइन, ठीक है ना। रेन यानी दौड़ना भागना, एलोंग का मतलब वही सहारे सहारे या किनारे किनारे, रेलवे लाइन का मतलब पता ही आपको कि वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे दौड़ रही है या भाग रही है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए, यानी कोई भी लंबाई के किनारे किनारे चलने या वहाँ पे स्थित होने के भाव को दर्शाने के लिए एलोंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपने जो प्रीपोजिशंस वाला टॉपिक है वह आपके कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। आपको इसका जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है। जब भी स्कूल ओपन होगी वो आपके चेक किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।